लो। तेहरान में तालिकानी स्ट्रीट और यहाँ पहुंचे हैं हजारों लोग। तालिकानी स्ट्रीट पर 1979 से पहले अमेरिका का दूतावास हुआ करता था, आज भी है, लेकिन बस इमारत बाकी है, क्योंकि 46 साल पहले ईरान का जो गुस्सा अमेरिकी दूतावास पर फूटा था, आज उसी का एक और ट्रेलर तेहरान में दिखाया जा रहा है। ईरान ने बता दिया है कि उसका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो अमेरिका या फिर इजराइल है। ईरान के नए तेवर को समझने के लिए वहां की राजधानी तेहरान चलिए। तेहरान के तालिकानी स्ट्रीट पर जमा हुए लोग देखिए और समझिए कि आखिर ईरान के लोग क्यों अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल समझने के लिए देखिए कि 46 साल पहले 4 नवंबर 1979 को क्या हुआ था। सब कुछ फ्लैशबैक में है। با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله खामेनेई ईरान की पब्लिक का मूड भी देख रहे हैं। ईरान की विदेश नीति में अमेरिका और इजराइल एक ऐसा पहलू है जिन्हें लेकर वहां की लीडरशिप और आम लोगों के बीच पिछले 5 दशकों से बड़ा गुस्सा देखा गया है। 2025 में जून के दौरान 12 दिन का युद्ध इस गुस्से को उस बुलंदी पर ले गया है जहां से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में 0% गर्माहट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بگذاره، پایگاه نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست. ईरान में 4 नवंबर का दिन हमेशा से अमेरिका के सबसे बड़े विरोध के तौर पर मनाया जाता रहा है। अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जीरो टॉलरेंस की नीति के पीछे उसकी सेना है, उसकी मिसाइल पावर है और इसी की बुनियाद पर ईरान पश्चिम एशिया में इन दोनों बड़ी ताकतों को चैलेंज करता रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु मुद्दे पर वो अमेरिका से बातचीत में किसी जल्दी में नहीं है और जो भी बातचीत होगी वो उसकी शर्तों को पूरा करने के बाद बराबरी पर होगी और ईरान देश हित में फैसले लेगा। به دیپلماسی و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز بودیم ولی این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست. قبول بکنن که بر اساس منافع متقابل، بر اساس احترام متقابل از موضع برابر وارد مذاکراتی بشن که هدفش یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز هست برای مشکلاتی که وجود داره. اگر بخواهند که مسیرهای دیگر امتحان بکنن، قبلا هم کردن نتیجه نگرفتن. اگر بخواهند زورگویی و زیاده خواهی بکنن، از این قبلا هم امتحان کردن و نتیجه نخواهند. अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की मिसाइल लॉन्च होते देखी हैं। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से अपने शहरों को उजड़ते हुए देखा है। ईरान की इस ताकत में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी अब पुतिन ने कर ली है, क्योंकि पुतिन और खामेनेई के बीच एक डील ने रूस और ईरान के हर दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान को पुतिन वाली बड़ी ताकत मिलने जा रही है। ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान की मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है,
तब पुतिन और खामेनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बुरी तरह डरा दिया है। इस सबसे बड़ी डील के 3 मायने निकाले जा रहे हैं, यानी डील एक है लेकिन खबर 3 निकल रही हैं। بعضی‌ها تاریخ رو وارونه می‌نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما میدونن. این ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. खामेनेई और उनके कमांडरों का रुख देखकर साफ लग रहा है कि ना अमेरिका ना ही इजराइल के लिए ईरान से निपटना आसान होने वाला है, क्योंकि एक तरफ रूस से भारी समर्थन मिलने के बाद ईरान लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के लिए उसने अपनी नई मिसाइल तैयार करके रखी हुई हैं। सवाल है कि क्या 2025 के आखिर में युद्ध हुआ तो इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या ईरान इजराइल के बीच हालात बिगड़े तो तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर लगातार ईरान के कमांडर चेतावनी दे रहे हैं। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर को मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और उसके बाद से पाकपूर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपूर ने क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपूर ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी उंगली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामेनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम ना दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है। If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिकड़म लगाई है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक न पहुंच पाएं। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए थे। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गईं। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बाद फौरन सेना की कमान
नए कमांडरों के हाथों में दी और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکنن. ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइलें फिर तैयार हैं और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर ईरान पर दोबारा युद्ध थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा।